Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे दैट इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, राइट। सो इसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो मैं एक सेकेंड वापस उस पोजीशन पे लेके चलती हूँ जहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट आउट करा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से पढ़ना था अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग को एक शॉर्ट पोएम पढ़नी थी जो कि संगम कलेक्शन से, संगम कलेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि संगम कलेक्शन वहाँ पे मतलब एक अर्ली बुक को, एक अर्ली कलेक्शन को नाम दिया गया था, संगम लिटरेचर। As they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, जैसे कि वो लोग वाइट पैडी मतलब कि वाइट तो एक पैडी मतलब एक तरह का ग्रेन होता है, ये भी एक तरह का क्रॉप होता है, ठीक है। तो अपने लैंड के लिए जैसे कि इसको कैरी करते हैं तो ये एक्सचेंज करते हैं फॉर द सॉल्ट ऑफ एनदर, दूसरे के खाने के लिए, दूसरे के एज अ सॉल्ट के लिए इसको एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, कार्ट्स मतलब कि जो मतलब उसमें नीचे दो पहिए लगे होते हैं, कार्ट मतलब एक ट्रैवल करने का वो साधन होता है, राइट। तो उसको वो लोग लॉन्ग इतनी लंबी लंबी रोड्स को कार्ट्स के थ्रू क्रॉस करते हैं थ्रू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट। और वहाँ पे जो रास्ते वो लोग लाइक क्रॉस करते हैं तो उसमें सैंड होती है जैसे कि एज बिल्कुल सफ़ेद जैसे कि मून लाइट की तरीके। टेकिंग होल फैमिलीज, अपनी पूरी फैमिलीज को साथ लेके, हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, जो उनसे नफरत करते हैं उनको पीछे छोड़ते हुए, द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी। और जैसे ही सॉल्ट मर्चेंट वहाँ से डिपार्चर करते हैं तो जो सिटी होती है वो पूरी leaves the city empty, तो सिटी वहाँ पे पूरी खाली हो जाती। Salt was produced plentifully along the sea coast, तो जो पे सॉल्ट थी बहुत सारी प्रोड्यूस होती थी सी कोस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी पोएम थी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग, दैट सिटीज विद मेनी फंक्शंस। अब सिटीज जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते थे। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। अब एक जो सिंगल टाउन था वही काफ़ी इंपॉर्टेंट था कई सारे वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से, ठीक है। तो अब और वहाँ पे क्या चीज़ें होती थी, वन सेकेंड, तो राइट हियर। तो अब हम लोग इसी चीज़ का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ मथुरा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि एक सिंगल टाउन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कई सारे रीजंस की वजह से, तो इसी का एक एग्जाम्पल है मथुरा। मथुरा has been an important settlement for more than 25 years. मथुरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने की जगह हो गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हो गया था फॉर मोर दैन 2500 ईयर्स अगो से, ठीक है। 2500 साल पहले से ही मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हो गया था। It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. अब ऐसा क्यों था? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया था क्योंकि एक ऐसी जगह लोकेटेड था, एक ऐसी जगह था जहाँ पे क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। अब ट्रैवल करने का और ट्रेडिंग का जो रूट था एकदम उसके आप ऐसे करो एकदम उसके सेंटर पे वहाँ पे लोकेटेड था मथुरा, ठीक है, जो कि था नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड नॉर्थ टू द साउथ। नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट और नॉर्थ टू द साउथ इस जो डायरेक्शन है इसके बीच में मथुरा वहाँ पर लोकेटेड था। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी, सिटी के चारों तरफ फोर्टिफिकेशंस मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई थी। एंड सेवरल श्राइन्स, बहुत सारी श्राइन्स भी थी। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। अब जो फार्मर्स, जो हर्डर्स और फार्मर्स थे, जो आसपास के एरिया में फार्मर्स और हर्डर्स थे, वो जो लोग थे उस सिटी में उनको खाना प्रोवाइड करा करते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस। अब मथुरा एक ऐसा सेंटर भी था जहाँ पे बहुत सारे फाइन स्कल्पचर भी प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kushanas. ठीक है, अब 2000 ईयर्स पहले, 2000 साल पहले मथुरा जो था वो सेकंड कैपिटल बन गया खुशानास का। खुशानास क्या है ये हम लोग चैप्टर नंबर 9 में आगे इसको पढ़ेंगे। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। अब मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी,
जानकी श्राइन्स थी, और वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था जहाँ पे कृष्ण जी की वर्शिप के लिए वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर भी था, ठीक है। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड ऑन मथुरा। मथुरा में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। किस चीज़, मतलब क्या सरफेस था इंस्क्रिप्शंस का सरफेस था स्टोन, स्टैचूज, तो इन सब में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस फाइंड आउट हुए हैं मथुरा में। Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men to monasteries and shrines। अब जनरली क्या है, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स हैं जो कि लोगों ने बनाए थे, जो कि मेन वुमेन ने बनाए थे मोनास्ट्रीज और श्राइन्स के लिए। These were made by kings and queens, officers, merchants and craftspersons who lived in the city। अब इन सब चीज़ों को जो था किंग्स और क्वींस ने बनाया था, ऑफिसर्स ने बनाया था, जो मर्चेंट्स थे, जो क्राफ्ट्स पर्सन, तो ये सब जो लोग, ये सब जितने भी लोग थे सिटी में रहते थे, उन लोगों ने इन सब चीज़ों को, इंस्क्रिप्शंस, रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स वगैरह सब चीज़ें बनाई थी। फॉर इंस्टेंस, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। अब जो इंस्क्रिप्शंस थे जो कि मथुरा से मिले हैं, उनमें किन किन लोगों के बारे में मेंशन है, उसमें गोल्ड स्मिथ के बारे में मेंशन है, ब्लैक स्मिथ के बारे में मेंशन है, वीवर्स के बारे में मेंशन है, बास्केट मेकर जो लोग डलिया वगैरह बनाते हैं, जो बास्केट्स बनाते हैं, गार्लैंड मेकर्स जो फूल की माला बनाते हैं, परफ्यूमर्स जो परफ्यूम बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन इंस्क्रिप्शन से मेंशन है जो कि मथुरा में है, ठीक है। अब हम लोग क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। अब क्राफ्ट्स जो थी, जो पहले बनाई जाती थी, उसके लिए भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करा है। These include extremely fine pottery known as the Northern Black Polished Ware (NBPW). अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करूँगी क्योंकि दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे जो बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी हम लोग को मिली है देखने को, जो कि फाइंड आउट हुई है, और उसको बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, शॉर्ट फॉर्म NBPW, फुल फॉर्म नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। It gets its name from the fact that is generally found in the northern part of the subcontinent। अब इसको जो नाम रखा गया है northern black polished ware, तो इसमें northern क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जनरली ये सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में ही फाइंड आउट हुई थी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ऐसे यहाँ पर रखा गया है। Remember that the archaeological evidence from many crafts may not have survived। अब बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के क्राफ्ट्स वगैरह के लिए जो मे बी सर्वाइव नहीं करे होंगे। वी नो दैट टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग जानते हैं कि जो टेक्स्ट था जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ के लिए था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ। अब वहाँ पे बहुत सारे फेमस सेंटर्स थे, जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी, मदुरई साउथ में, ठीक है, बहुत ही सारे फेमस सेंटर्स थे, वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुरई इन द साउथ। बोथ मेन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। अब ये जो सेंटर्स थे इसमें मेन और वुमेन दोनों ही लोग काम किया करते थे। मेनी क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज। अब बहुत सारे जो क्राफ्ट्स पर्सन थे और जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अपनी एक एसोसिएशंस को बनाया और जिसका नाम था शेरिनिस, ठीक है। These शेरिनिस of craftsperson provided training, procured raw material and distributed the finished product। अब ये जो उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई थी तो ये क्या क्या काम करती थी, तो ये जो क्राफ्ट्सपर्सन की एसोसिएशन थी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी और ये प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल था उनके पास, और जो फिनिश्ड गुड्स मतलब कि जो प्रोडक्ट पूरा फिनिश होकर बन जाता था उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी ये एसोसिएशन जो कि क्राफ्ट्स पर्सन ने बनाई थी। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। फिर यहाँ के जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। दीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। अब ये जो एसोसिएशन थी जिसका नाम था शेरिनिस,
जो कि क्राफ्ट्समैन की बनाई हुई थी। तो ये जहाँ यहाँ पे जो रिच मैन और वुमेन वगैरह होते थे वो उनकी तरह एक बैंक का काम भी करती थी, जहाँ पे वो अपना जो मनी था उसको डिपॉजिट कर देते थे। This was infested and part of the interest was returned to used to support religious institutions such as monasteries. अब यहाँ पे ये जो था इस चीज़ को यहाँ पे this was invested, जो भी मनी वगैरह वो बैंक में एज सेव करते थे उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता था, और जो इंटरेस्ट का जो पार्ट आता था वो किसको रिटर्न किया जाता था, वॉज रिटर्न, या तो उसको रिटर्न कर दिया जाता था या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि मोनास्ट्रीज, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये इस मनी को दे दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से या तो उसके लिए इस मनी को मोनास्ट्रीज वगैरह को सपोर्ट करने के लिए ये मनी दे दिया जाता था। फाइन, अब हम लोग नदन ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो NBPW is a hard wheel made metallic looking ware with a shiny black surface। ये एक बहुत ही हार्ड व्हील मेड है, मेटालिक मतलब मेटल से बना हुआ है, लुकिंग वेयर मतलब इन सब चीज़ों का मतलब एक लुक था उसमें, जो कि बहुत ही शाइनी ब्लैक सरफेस से पेंट आउट मतलब बना हुआ है। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द earthenware to very high temperature in his kiln which resulted in the blackening of its outer surface। अब जो पॉटर था उसको क्या करता था, उसको एक्सपोज कर देता था earthenware में बहुत ही हाई टेम्परेचर में। ठीक है, उनकी किल्न होती है, मतलब टूल होता है उनका भी, तो उसमें उसको एक्सपोज कर देते थे उस earthenware को बहुत ही हाई टेम्परेचर में, जिससे कि उनके आउटर सरफेस पे बहुत ही ब्लैकनिंग हो जाए, ब्लैक हो जाता था पूरा आउटर सरफेस। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस। अब उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की बहुत ही फाइन स्लिप भी अप्लाई की जाती थी, और जिससे कि उस पॉटरी को मिरर की तरीके चमक मिल जाती थी। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब स्पिनिंग और विविंग के लिए रूल्स भी यूज होते हैं। दीज रूल्स आर नोन एज अर्थशास्त्र मेंशन इन चैप्टर नंबर 7। स्पिनिंग और विविंग के लिए जो रूल्स यूज होते हैं तो उनका बोला जाता था अर्थशास्त्र, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप जाके चैप्टर नंबर 7 को उसमें चेकआउट कर सकते हो। They describe how spinning and weaving could be done in workshops under the supervision of a special official। अब ये क्या डिस्क्राइब करते हैं जो स्पिनिंग और वीविंग थी वो वर्कशॉप्स में कैसे करी जा सकती है, वो भी किसी स्पेशल ऑफिशियल के देख रेख में मतलब सुपरविजन में। विडोज, यंग विमेन who are differently abled, nuns, mothers of courtesans, retired women servants of the king, women who have retired from service in the temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। अब जो मतलब इस तरीके की जितने भी यहाँ पे जिस टाइप की जितनी विमेन्स यहाँ पे मेंशन अप हैं इसमें, तो वो यूज करती थी, मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग। अब इन तरीके की वुमेन्स होती हैं उन सबको यूज किया जाता था, मतलब उन सबको काम कराया जाता था और क्या बनवाया जाता था, आज उनसे प्रोसेस करवाया था वुल, बार्क, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। तो इस तरीके की और चीज़ें उन लोग से वहाँ पे प्रोसेस करवाई जाती थी। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। और जिस तरीके की क्वालिटी और जिस तरीके का वो क्वालिटी का सामान बनाती थी और जिस हिसाब से वो क्वांटिटी बनाती थी उस हिसाब से उनको पे करा जाता था। वुमेन्स हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। और जिन वुमेन्स को घर से परमिशन नहीं मिलती थी बाहर निकलने के लिए, तो वो अपने मेड या अपने सर्वेंट्स को बेचकर जो भी रॉ मटेरियल्स था वो मंगा लेती थी सुपरिटेंडेंट से, और वापस काम होने के बाद वो मेड या सर्वेंट वही सामान वापस जाके उन्हीं सुपरिटेंडेंट को वापस दे आते थे। Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages। अब जो विमेन जो थी वो वर्कशॉप मतलब जो भी वहाँ पे काम करने आती थी उस शॉप में, तो वो लोग शाम के समय अपना काम वापस जो भी काम उन्होंने किया उसको वापस देने और उनका जो भी उसका पैसा बनता है उसको लेने जाया करती थी। There should be enough light to examine the work। अब वहाँ पे काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली इतनी लाइट होगी, इतनी रोशनी होगी वहाँ पे कि जो भी काम किया है वुमेन्स ने तो सुपरिटेंडेंट उसको वॉच आउट
कर पाए. इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर दैन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड. और उसके सिवा जो सुपरिटेंडेंट था वो अगर वुमेन से कोई किसी और तरीके की बात करता है या काम के सिवा कोई दूसरी बात करता है तो उससे सुपरिटेंडेंट को पनिश किया जाता था. If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. और ऐसा होता था कि जो वुमेन्स हैं अगर वो अपना काम नहीं करती हैं कंप्लीट, तो या तो उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा और या फिर उनके जो थम्स हैं उनको काट दिया जाएगा. ठीक है, तो ये थे स्पिनिंग और वीविंग के यहाँ पर रूल्स. अ क्लोजर लिक, अरिका मीदू. अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. अरिका मीदू ये पुडुचेरी में है, एक प्लेस है. एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज नंबर 88. तो अभी हम लोग इसको पढ़ लेंगे, आगे चल के नेक्स्ट पेज में पढ़ लेंगे. ठीक है, इसके बारे में, अरिका मीदू के बारे में. तो बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, 2200 से 1900 साल पहले, अरिका मीदू एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप्स जो थी उनसे जो भी सामान था वो अनलोड किया जाता था. जो दूसरे लैंड्स पे जो सामान जाता था उन शिप से उस सामान को अनलोड किया जाता था. तो अरिका मीदू एक ऐसी कोस्टल सेटलमेंट, मतलब कि नदी के किनारे का सेटलमेंट था. A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. अब एक बहुत ही बड़ा ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला था. ठीक है, जो कि मे बी वेयर हाउस होगा. वेयर हाउस वो होते थे जहाँ पे लोग अपना सामान स्टोर करके रहते. अब जैसे जो गुड्स हैं ये अनलोड होते थे तो इनको संभाल के कहाँ रखा जाता था, इनको संभाल कर वेयर हाउस में ही रखा जाता था. तो वेयर हाउस एक इस तरीके का मतलब प्लेस या एक इस तरीके का रूम होता था. तो वहाँ पर वेयर हाउस भी मिला है उस साइट पे. अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे. वहाँ पे और क्या चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे पॉटरी का सामान मिला है जो कि मेडिटेरियन रीजन का है, जैसे कि एम्फोरे. ठीक है, 1 सेकेंड. हाँ, टॉल डबल हैंडेड जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल. अब एम्फोरे क्या है? एम्फोरे एक बहुत ही मतलब ये बड़े बड़े डबल हैंडेड जार्स, मतलब कि दोनों साइड उसमें हैंड्स होते थे. तो इस तरीके के जार्स थे, बहुत बड़े बड़े थे, जिसमें से कि लिक्विड्स रखे जाते थे जैसे कि वाइन या फिर ऑयल. ठीक है, सबसे पहले एक तो ये मिला है वहाँ पर एज अ पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन. दूसरा stamped red glazed pottery known as Aretine ware which was named after the city in Italy. और वहाँ पे रेड ग्लेज पॉटरी भी मिली है जिसको बोला जाता है, एक सेकेंड इसको हाईलाइट करूँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं. सबसे पहले एम्फोरे, दैट इज टॉल और दिस थिंग, राइट. और वहाँ पे क्या मिला हम लोग को? स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी मिली है जिसको क्या बोला जाता था? एरेटाइन वेयर बोला जाता था, जिसका जो नाम है वो पड़ा किस उससे पड़ा? एक इटली में एक सिटी थी उसके नाम से इसका नाम पड़ा, दैट इज एरेटाइन वेयर. दिस वॉज मेड बाय प्रेजेंटिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड. अब ये कैसे बनाया जाता था? एक स्टैम्प का मोल्ड हुआ करता था. ठीक है, तो उसके ऊपर वेट क्ले मतलब गीली जो क्ले होती थी उसको रख करके उसके ऊपर प्रेस किया जाता था. There was yet another kind of pottery which was made locally. और उसके सिवा वहाँ पे एक और तरीके की पॉटरी हुआ करती जो कि लोकली बनाते थे, जो जनरल जो रोमन की डिज़ाइंस थी उनको यूज़ करके एक लोकल पॉटरी भी लोग बनाते थे. रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट. अब रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स मतलब कि अलग अलग तरीके के हीरे और स्टोन्स, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करा गया है वहाँ पे उस साइट पे. स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ. वहाँ पे छोटे छोटे स्टोन मतलब छोटे छोटे टैंक्स भी मिले हैं जो कि प्रोबेबली क्लॉथ को डाई करने के काम आते थे. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass. अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी एविडेंस हैं जिससे कि ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे पहले बीड्स वगैरह से कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास वगैरह बनाए जाते थे. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है जो कि चीज़ें वहाँ पर मिली है. अब यहाँ पे एक फिगर है दैट इज तमिल ब्राह्मी inscriptions. ये तमिल ब्राह्मी inscriptions है. So several pieces of pottery have inscriptions in Brahmi which was used in Tamil. बहुत सारे जो pottery के जो भी बहुत सारे pieces हैं वहाँ पे
जिनमें कि इंस्क्रिप्शंस मेंशन अप हैं, और वो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मेंशन है, और जिसको कि तमिल में लिखा गया। तो इस तरीके कुछ वहाँ पे स्टोन्स भी मेंशन है, जैसे कि पॉटरी भी वहाँ पे प्रेजेंट आउट है, राइट। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश अप। तो उम्मीद करती हूँ कि आज हमने आपको टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए बताए हैं, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसका जो एल्सवेयर का जो पार्ट है वो मैं उसको आगे कवर करूँगी। एल्सवेयर के पार्ट को मैं कवर करूँगी यहाँ पर एक्सरसाइजेस के साथ, ठीक है। तो एल्सवेयर के लिए आप एक्सरसाइजेस वाला वीडियो उसको वॉच आउट कर सकते हो, जो कि आगे आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ समझाई है वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।